माना यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था, दूसरा ब्रोमो रिवीजन के तौर पे है बेटा, है ना। जैसे CH3 CH2 और Br ले रहे हैं, तो यहाँ पर सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करवा रहे थे और ये क्या बना रहा था, देखो एसीटोन हो रहा था यहाँ पर, एसीटोन, और एसीटोन रिएक्ट करके क्या बना दे रहा था यहाँ पर, ये बना दे रहा था CH3 CH2 I और प्लस क्या हो रहा था NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ क्या हो रहा था, NaCl बन रहा था ऊपर वाले में, है ना, Cl है बेटा, NaBr। बस ये देखो, ये आइडो कंपाउंड बना रहे थे, आइडो एल्केन बन रहा था। तो ये प्रोसेस है बेटा, देखो यहाँ पर क्लोरो और ब्रोमो जो एल्केन होंगे वो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और आइडो एल्केन बनाएगा। आइडो एल्केन जब बन जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोला जाता है बेटा इसको बोलते हैं फ्लेंकलस्टीन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, फ्लेंकलस्टीन अभिक्रिया। ये ध्यान रखना आपको, फ्लेंकलस्टीन अभिक्रिया में क्या हुआ कि हमारे पास क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के, ठीक है ना, और आइडो एल्केन बनते हैं। क्या बनता है, आइडो एल्केन बनता है। दूसरी एक और रिएक्शन थी बेटा स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया क्या थी, ये रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। स्वार्ट अभिक्रिया क्या था, स्वार्ट फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया। फ्लोरीन के साथ, ओनली फ्लोरीन। तो क्लोरो प्लस ब्रोमाइड तब फ्लोरीन बना। हाँ, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक तो था हमारे पास क्लोरो एल्केन, क्या था बेटा, क्लोरो एल्केन था, और दूसरा हमारे पास है ब्रोमो एल्केन। देखो ब्रोमो एल्केन, ये दो एल्केन थे बेटा, क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन, जैसे फ्लिंकलस्टीन में थे सेम कंडीशन में, है ना। ये रिएक्शन कर रहे थे, किसके साथ कर रहे थे, वो बताओ जिसके साथ इन्होंने रिएक्शन की। एल्किन। हाँ, बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं बेटा। क्या था, अरे सब भूल गए आप लोग। SbF3 था, और क्या था, और बताओ, चार पांच था यार। AgF, AgF था, देखते हैं अभी कौन कौन था। Hg2 Hg2F2 था, F2 हाँ, और CO3 COF3, COF3 था, ठीक है ना। ये सारे के सारे देखो ये बताया था मैंने यार, AgF हो गया, Hg2F2 था, COF3 था, ये SbF3, ठीक है ना। ये तीनों थे, ये तीन चार थे, है ना। इनमें से किसी एक को ले लेंगे और ये रिएक्ट करके क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा हमारे पास फ्लोरो एल्केन। क्या बनाएगा, फ्लोरो एल्केन। ये थ्योरी है इसकी, मैं थ्योरी से समझा रहा हूँ पहले, है ना, रिएक्शन अभी लिख रहा हूँ। फ्लोरो एल्केन बनेगा। ये बहुत स्वार्ट अभिक्रिया, जो कंपटीशन में है वो छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हीं को पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कैटालिस्ट लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, जो स्वार्ट अभिक्रिया होगी, स्वार्ट अभिक्रिया में हमारे पास क्लोरो एल्केन हो गया और ब्रोमो एल्केन हो गया, ये फ्लोरो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां क्या हो रहा था फ्लिंकलस्टीन में, क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन आइडो एल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन स्वार्ट अभिक्रिया में क्या हो रहा है, फ्लोरो एल्केन और क्लोरो एल्केन फ्लोरो एल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन फ्लोरो एल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट मींस यहाँ पर यदि हम क्या लें, जैसे हमने लिया CH3 CH2 और Cl ले लिया, इसके साथ AgF की रिएक्शन करवाई, ये किसमें इन द प्रेजेंस ऑफ, कुछ प्रेजेंस में था इसमें, कुछ नहीं था, है ना। और ये क्या बना दिया इसने, CH3 CH2 F बना दिया और प्लस AgCl निकल गया। इस प्रकार से फ्लोराइड कंपाउंड बन रहे थे, देखो फ्लोराइड कंपाउंड बन रहे है ना। तो ये फ्लोराइड कंपाउंड बन रहे थे ये, और यहाँ पर हम ब्रोमो भी ले सकते हैं बेटा, देखो CH3 CH2 Br ले सकते हैं और इसके साथ AgF की रिएक्शन करवा सकते हैं, और ये भी क्या बना देगा, CH3 CH2 F बन जाएगा और प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाएगा। ये देखो इस प्रकार से।
तो हम इस टाइप से अभिक्रियाओं को सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया। तीसरी एक और रिएक्शन थी बेटा, हुंस डेकर अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, रिवीजन होगा, जो पहले जुड़ेगा उसको फायदा होगा इन रिएक्शन का, है ना। तो मॉर्निंग में ठीक 5 बजे से पहले उठ जाओ, एक मिनट, मुझे बोलने की जरूरत न पड़े, है ना। तो इसके बाद देखो हुंस डेकर अभिक्रिया, यानी कि हुंस डेकर रिएक्शन, हुंस डेकर रिएक्शन। तो क्या थी बेटा हुंस डेकर रिएक्शन में, क्या था? हुंस डेकर रिएक्शन में क्या था? हुंस डेकर जो रिएक्शन थी उसने क्या किया, जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, क्या बोला मैंने, बताओ, जो उच्च वसीय अम्ल है उनसे अभिक्रिया करके किसकी अभिक्रिया होती थी? कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ है। प्रेजेंस में। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होता बेटा, है ना। रिएक्शन किससे होती थी? ब्रोमीन के साथ। देखो जो उच्च वसीय अम्ल, जैसे हमारे पास ये CH3, सिल्वर का उच्च वसीय अम्ल, ये सिल्वर है, सिल्वर के उच्च वसीय अम्ल को जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये प्रेजेंस होता है बेटा, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है ना। तो ये देखो इसके उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो क्या बना देगा, ये बना देगा CH3Br बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस CO2 निकल जाएगा और प्लस AgBr निकल जाएगा। इस प्रकार से जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं हुंस डेकर अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, हुंस डेकर अभिक्रिया। इसका नाम क्या था बेटा, CH3COOAg का नाम, सिल्वर एसिडेट। गुड, ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसिटेट, ठीक है ना। तो इस टाइप से, चलो बहुत बढ़िया, ये तो हमने रिवीजन कर लिया। कल हम इसकी बात भी कर रहे थे, भौतिक अवस्था कैसी होगी, है ना। यहाँ पर देखें ये 3 रिएक्शन है, मैं फिर कल रिवीजन करूंगा क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है बेटा, बार बार पूछने से याद भी रहती है, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में जो जल्दी ज्वाइन करेगा उसको उनका रिवीजन का फायदा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हेलो एल्केन्स है, भौतिक गुण हमने देख लिया, रंग इसका देख लिया था, गंध देख लिया था, गलनांक और क्वथनांक पर हम बात कर रहे थे, और विलीयता भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। गलनांक क्वथनांक में एक टॉपिक छूट गया था बेटा, देखो हमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास कुछ गलनांक और क्वथनांक, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स का गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। तो हेलो एल्केन का गलनांक और क्वथनांक किस प्रकार से होगा, माना एक क्वेश्चन आपके पास आता है, ये है CH3 CH2 देन CH2, ये नोट कर लेना आप लोग, CH2 एंड Br, एक तो ये है ना। दूसरा हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ CH2 होगा एंड Br। एक तीसरा और बता देता हूँ, CH3 C CH3 CH3 एंड Br। इनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा बेटा, क्वथनांक बताना मुझे, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, पहले वाले का। पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद इसको कैसे पता लगाया तुमने, इस पहले वाले का सबसे ज्यादा, सर कार्बन श्रृंखला सर एक ही उसमें संलग्न है। और इसमें इसके बाद इसका, देखो बेटा एक नियम और है, ध्यान ही रखना आपको, कि जब कार्बन श्रृंखला सीधी रेखा में होती है तो इनके बीच बॉन्ड प्रबल जुड़े हुए होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा क्वथनांक इसी का होगा। और जितनी शाखाएं बढ़ती चले जाएंगी
ठीक है ना। जब शाखाएं बढ़ेंगी तो शाखाओं से बढ़ने से क्या हो जाता है, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है ना। और यदि हम देखेंगे वो क्या हो जाता है, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बॉन्डिंग जो है उतनी प्रबल नहीं जुड़ी रहती। इसमें तो बहुत पावरफुल बॉन्डिंग है, इसमें बॉन्डिंग नहीं होती है। तो जितनी शाखाएं, देखो इसमें एक शाखा निकली तो थोड़ा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें दो शाखाएं निकल गई, इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसका 372, या याद रखने की जरूरत नहीं है इनको, 372.6 है, ये तो केवल मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर होगा 362 और ये होगा 345। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है इनको, लेकिन ये याद रखने की जरूरत है जैसे शाखाएं बढ़ेगी इनमें से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो वो पूछा जाएगा आप लोगों से, है ना। तो आप लोग कह सकते हैं कि इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। ठीक है ना। और शाखाएं जितनी होगी उतना जो है उसका क्या होगा, क्वथनांक घटता चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे शाखाएं बढ़ती हैं वैसे क्वथनांक क्या होगा, घटता चला जाता है। राइट। उसके बाद विलेयता में हमने देख लिया था बेटा, इसमें विलेयता हमने देखा था कि जब ये ध्रुवीय होते हुए भी, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ध्यान रखना, ध्रुवीय होते हुए भी ये जल में क्या है, अम्लीय है। ध्रुवीय पदार्थ होते हुए भी जल में क्या होता है, ये अम्लीय होता है, हेलो एल्केन्स। और उसका कारण मैंने आप लोगों को बताया था, इसके कारण क्या होता है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। ठीक है ना। ये दुर्बल बंध होते हैं और ये जो क्या नहीं होते हैं, टूट करके उनके साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। इसलिए क्या होता है, ये जल के हाइड्रोजन को, जैसे मानिए है ना, मैंने कल बताया था कि जैसे CH3Cl है, ये वाला बॉन्ड क्या नहीं कर सकता, जो वाटर यहाँ पर जो जल के अणुओं के बीच जो है बॉन्ड है, जैसे ये H2 है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ पाता है, जिसके कारण ये इसमें सॉल्युबल नहीं है, विलीय नहीं, अविलीय रहता है। ठीक है ना। जबकि ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय तो ध्रुवीय में भूलते हैं, है ना। तो ये कारण भी है बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में विलीन क्यों नहीं है। तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। उसके बाद आए बेटा घनत्व। घनत्व क्या होता होगा, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। क्या होता है बेटा घनत्व, क्या होता है घनत्व, कैसे कैसे होता है, कोई बता सकता है। कोई बता सकता है बेटा, घनत्व क्या हुआ। घनत्व होता है कणों का पास पास होना, डेंस होना, ये घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा है। और यदि दूर दूर है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये है डेंसिटी को एक थोड़ा सा वैसे रफली समझने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो क्लोरो एल्केन्स होते हैं या हेलो एल्केन्स है ना, ये जल से हल्के होते हैं। ये ध्यान रखना में, ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इनसे हल्के होंगे, H2O से हल्के होंगे, कौन से, क्लोरो एल्केन। जो हमारे पास क्लोरो एल्केन है वो क्या है, जल से हल्के हैं। यदि हल्के हैं तो ऊपर आ जाएंगे, है ना। यदि इन दोनों को मिला देते हैं तो ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ये क्लोरो एल्केन तो हल्का है, किससे, जल से। ठीक है ना, ये हल्का है। लेकिन यदि हम देखेंगे ब्रोमो और आइडो एल्केन, दो सीट है ना। एक तो ब्रोमो एल्केन है, ये क्या है, ब्रोमो ब्रोमो एल्केन हो गया, और एक आइडो एल्केन हो गया। क्या हो गया, आइडो एल्केन। ये दोनों क्या है बेटा, ये भारी है, किससे भारी है, जल से भारी है। ठीक है ना, जल से भारी है।
ये ध्यान रखना आपको कि जो क्लोरो एल्केन है वो हल्का है, लेकिन ब्रोमो और आयोडो एल्केन क्या है, जल से भारी है। अब भारी होने से क्या हुआ, इनका यदि घनत्व देखेंगे तो क्या क्रम होगा, जो सबसे ज्यादा भारी घनत्व किसका होगा, तो हम कह सकते हैं अपेक्षित घनत्व यदि हम देखेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर इज ग्रेटर देन आर सी एल। इस प्रकार से होगा। जो आयोडीन है वो सबसे ज्यादा भारी है, उसका घनत्व क्या है, घनत्व का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा घनत्व इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। ठीक है ना। अब इसमें हमें ये देखना है कि घनत्व आयोडो जो आयोडोमेथेन है या आयोडो एल्केन है ना, सभी हेलो एल्केनों में सबसे अधिक भारी होता है। और इसका जो हेलो एल्केन्स का घनत्व है वो आकार वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता है। यहाँ पर हेलो एल्केन्स के घनत्व एल्किल समूह के आकार के वृद्धि के साथ घटते हैं। जैसे मानो देख लो, एक एग्जांपल के तौर पर इसे समझ लेते हैं। जैसे CH3 आई है, ठीक है ना, उसके बाद है CH3Br, उसके बाद है CH3 CH2 और तीसरा है हमारे पास देखो CH3 CH2 CH2 एंड CH2Br। तो इसमें यदि घनत्व देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर तो सिंपल है कि इसका घनत्व ज्यादा है, ये ज्यादा घनत्व वाला है, इसके बाद इसका घनत्व कम है। ये तो यहाँ तक कहानी तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ रहा है, देखो यहाँ एल्किल समूह कौन है, ये वाला। देखो इस यहाँ पर CH3 था, यहाँ CH3 CH2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका घनत्व क्या होगा, देखो इसकी तुलना में इसका घनत्व कम हो जाएगा, ये कम होगा घनत्व, इसका घनत्व क्या होगा, कम। ध्यान रखना है, जब एल्किल सीरीज बढ़ती है तो इसका घनत्व कम हो जाएगा। यहाँ पर तो आयोडीन ज्यादा है, तो आयोडीन ब्रोमीन से कम होगा, ये तो स्वाभाविक है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। लेकिन यहाँ पर एल्किल समूह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो यहाँ दो कार्बन वाला, एक कार्बन वाला है, यहाँ दो कार्बन वाला है, तो एल्किल समूह बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा, और इसकी तुलना में इसका घनत्व और कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एल्किल समूह और बड़ा हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये घनत्व, इस प्रकार से हम इसे दिखा सकते हैं। उसके बाद है बेटा इसमें स्टेबिलिटी। ठीक है ना, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को देखेंगे, ये है आपेक्षिक स्थायित्व। नया टॉपिक है इसमें, आपेक्षिक स्थायित्व। तो आपेक्षिक स्थायित्व होता क्या है, किस प्रकार से हो सकता है, आपेक्षिक स्थायित्व किस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं, आपेक्षिक यानी कि इसको बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी या अपेक्षिक स्थायित्व। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा कि जो RF है, RF, RCl, RBr, RI, ठीक है ना, ये हमारे पास है। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, RF। RF है। RF क्यों है बेटा, कोई बता सकता है। RF सबसे ज्यादा जो है स्थायित्व है, इसके सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये जल्दी से टूटने वाला नहीं है। क्यों होगा ऐसा, सर वो छोटा है सर ग्रुप में। बिल्कुल छोटा तो है, लेकिन इनका जो बॉन्ड लेंथ होगी, R और F फ्लोरीन छोटा होता है बेटा, है ना, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है छोटी होगी। इसका आकार छोटा है इसलिए वो क्या होगा, जल्दी से बॉन्ड बना लेगा और छोटा बॉन्ड होगा इसका। RCl क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा बॉन्ड होगा। RBr होगा तो और बड़ा बॉन्ड होगा। ब्रोमीन का आकार बड़ा है तो बॉन्ड बड़ा होगा। देखो ना Cl का यदि फ्लोरीन का देखेंगे तो 2 और 7 होता है, 2 8 7 होता है, किसका, क्लोरीन का। तो देखो इसमें ऑर्बिट की संख्या बढ़ रही थी, फ्लोरीन का आकार तो 2 में है ना, और यहाँ पर मान लीजिए R जुड़ा हुआ है तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ नाभिक भी जुड़ेगा। लेकिन यदि हम R और Cl को देखें, Cl के पास कितने, 3 तो यही है,
तो 3 है तो इसकी बॉन्ड की लेंथ बढ़नी स्वाभाविक है। फिर यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन के पास 4 होंगे, 1 2 3 और 4, यानी कि इसकी लेंथ और बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉन्ड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। आर आई देखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। अब ये लकड़ी वाला देखा होगा आप लोगों ने, एक छोटी सी लकड़ी तोड़ना कठिन हो जाता है, फिर थोड़ा बड़ी होगी तो और आसान हो जाता है। धीरे धीरे जो सबसे बड़ी लकड़ी है उसको हम आसानी से तोड़ लेते हैं। तोड़ते कि नहीं तोड़ते? ये छोटी सी, इतनी छोटी सी लकड़ी है, उसको तोड़ना चाहेंगे तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। थोड़ा बड़ी है तो आसानी से टूट जाती है, और बड़ी है तो और आसानी से। तो इसमें ये ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो आसानी से टूट जाएंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आर है। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो आर एफ है। आर एफ इज ग्रेटर स्टेबल देन आर सी एल, इज ग्रेटर स्टेबल देन आर बी आर, इज ग्रेटर स्टेबल देन आर आई। यानी कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आर एफ। ठीक है ना। इसलिए क्या माना जाता है कि यदि आर एफ सबसे ज्यादा क्या है, ताकतवर बॉन्ड है, और टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं तो रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, कम रिएक्शन करेगा, जल्दी से नहीं टूटेगा तो रिएक्शन कम करेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया बेटा हमारे पास, ये भौतिक गुण हो गए इनके। कौन? इस प्रकार से गुण हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सी एक्स बॉन्ड। अब सी एक्स बॉन्ड क्या होता है? जो सी एक्स बॉन्ड है वो किस प्रकार से माना जाता है? तो सी एक्स बॉन्ड क्या होगा, किस टाइप से आएगा सी एक्स बॉन्ड? मालूम है आप लोगों को सी एक्स बॉन्ड? जो सी एक्स बॉन्ड है, सी एक्स बॉन्ड क्या है बेटा? सी एक्स बॉन्ड, इस सी एक्स बॉन्ड से आप क्या समझ रहे हैं? सर कार्बन के साथ सर हेलो ग्रुप। बिल्कुल। यहां पर देखोगे तो सी एक्स बॉन्ड कहां पर है? जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे हेलो एल्किन से, यानी कि जैसे सी एच थ्री और बी आर जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रोमीन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये एक्स है। एक्स का मतलब हम मान सकते हैं फ्लोरीन होता है। क्या क्या होता है बेटा? हाँ बताओ, कोई बता सकता है? एक्स का मतलब क्या क्या होता है? क्लोरीन क्लोरीन आयोडीन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये हमारे पास एक्स का मतलब होता है ना। तो ये सी और एक्स, अब ये जो बॉन्ड है वो किस प्रकार से लगा हुआ है? देखो ये कार्बन है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन एक है, इसके बाद दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ है। लेकिन ये सी से देखो, ये सी से जो ये बी आर जुड़ा हुआ है, ये है बेटा सी एक्स बॉन्ड। इस कार्बन और इस ब्रोमीन के बीच जो ये बंध बना हुआ है, ये सी एक्स बॉन्ड है। ठीक है ना। तो इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है? ठीक है ना, इसकी प्रकृति कैसी है? तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जो सी एक्स बॉन्ड होता है किस प्रकार से होता है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, है ना। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि जो कार्बन है बेटा, यहाँ पर कार्बन को हम देखेंगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है, अद्यतन अवस्था बोलते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 एंड 2p2 है। यहाँ पर यदि देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके s में है और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। हुंड के नियम अनुसार पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद तीसरा होता तो आगे बढ़ता है। फिर ये ग्राउंड स्टेट है इसकी। इसके बाद क्या हुआ बेटा, इसमें एक्साइटेड स्टेट आई। एक्साइटेड स्टेट से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहा जंप कर गया, इस पी ऑर्बिटल में, यानी कि यहाँ पर 3 आ गए, एक यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया और तीसरा यहाँ आ गया। ठीक है ना, ये तीनों आ गए। अब इसमें देखो बेटा, ये अलग अलग ऊर्जा वाले थे, इसकी ऊर्जा अलग है, इसकी ऊर्जा अलग है, इसकी ऊर्जा, क्योंकि अलग अलग ऊर्जा वाले, फिर ये आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद समान ऊर्जा वाले 4 ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो होते हैं sp3, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2s है ना, ये 2s नहीं रह गया, ये sp3 हो गया, क्योंकि इसने उन्होंने ऊर्जा को मिक्स कर लिया। ये क्या हो गया, sp3 हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें sp3 हो गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, sp3। sp3 के 4 ऑर्बिटल समान ऊर्जा वाले। तो ये क्या होगा, यहाँ पर होगा sp3 वाला, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहले हमें इसको समझना है। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, sp3
वाला ऑर्बिटल है। अब देखो इसमें हमारे पास ये है sp3 वाला और ये x ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो अब इस बॉन्ड की प्रकृति को जानते हैं कि ये बॉन्ड किस प्रकार की प्रवृत्ति को दिखा रहा है, ठीक है। कैसे दिखा रहा होगा, देखो बेटा सी एक्स बॉन्ड है, इस सी एक्स बॉन्ड को हम किस प्रकार से दिखाएंगे। तो यहां पर क्या है कि जो हेलो एल्केन्स है या एल्किल हैलाइड अत्यधिक क्रियाशील यौगिक माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, क्रियाशील माने जाते हैं। और क्रियाशीलता का कारण क्या है कि इनके बीच जो उच्च क्रियाशीलता का कारण होता है सी एक्स बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पहला पॉइंट है कि जो हेलो एल्किल हैलाइड्स है, क्या है बेटा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है, अत्यधिक क्रियाशील। ये क्रियाशील बहुत अत्यधिक क्रिया करते हैं, है ना, बहुत जल्दी क्रिया करने लग जाते हैं, क्रियाशील सॉरी, ठीक है ना, क्रियाशील है। और उसका कारण क्या है, यहाँ अत्यधिक क्रियाशील होने का कारण है, कारण होगा इनका सी एक्स बॉन्ड। अब इस सी एक्स बॉन्ड क्या है, सी एक्स बंद। और इस सी एक्स बंद में क्या होती है कि ध्रुवीयता, इसकी क्या है, ध्रुवीयता। ये ध्रुवीय गुण दिखाता है। कैसे, देखो यहां पर कार्बन है, ऐसा लगा हुआ हाइड्रोजन लगे हैं, और यहां लगा हुआ मान लीजिए ब्रोमीन। तो इसको एक बॉन्ड जहां पर ये सिंगल बॉन्ड लगे हैं ना बेटा, जैसे हम ऐसे दिखा रहा हूं मैं, कार्बन और सी दिखा रहा हूं, ये है जो ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, यदि इस बॉन्ड का मतलब आप समझेंगे तो इस बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है, वो दो इलेक्ट्रॉन से साझा करके बना होता है, या तो साझा करके बना होता है या किसी अन्य प्रकार से ये डोनेशन करके बना होता है। लेकिन जहां पर भी बॉन्ड बना हुआ है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है दो बेटा, दो दो इलेक्ट्रॉन। और डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। बिल्कुल चार होंगे, है ना। दो ये हो जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बताओ बेटा, त्रिबंध होंगे तो कितने छह इलेक्ट्रॉन हो होंगे, जाए, छह छह हो जाए। इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल छह होंगे, है ना, ऐसे छह इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से एक बॉन्ड का जहां पर भी तात्पर्य है एक बॉन्ड दिखाई दिया वो आपको, तो दो इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, जो सी एक्स बंध की ध्रुवीयता है और उसी के कारण ही क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है। कारण मैंने बताया आपको, एल्किल हैलाइड अत्यधिक क्रियाशील है और उसका कारण है सी एक्स बॉन्ड की ध्रुवीयता। अब ध्रुवीयता क्या है, ध्रुव कैसे बने होंगे, ध्रुव पोल कैसे बनते हैं, पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, है ना, जैसे हमारे पृथ्वी में भी दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। तो ऐसे दो ध्रुव कैसे बनेंगे, तो यहाँ देखो किस प्रकार से, जैसे माना सी एक्स है, तो सी और एक्स, ये देखो इस प्रकार से हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ लगा हुआ है ये दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन है, ये देख लो दो इलेक्ट्रॉन, मान ले दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेता हूँ, है ना, और ये ब्रोमीन है। ये क्यों ध्रुवीय होगा, यहाँ पर देखो बेटा कार्बन, यहाँ पर देखेंगे जो हेलोजन परिवार होता हेलोजन जो फैमिली है बेटा, है ना। अंकिता बता दो बेटा, अंकिता हेलोजन परिवार के नाम बताओ बेटा, कौन कौन होते हैं हेलोजन फैमिली में, अंकिता रावत, हेलोजन फैमिली में कौन कौन से तत्व है बताओ। बताओ बेटा, अंकिता रावत बताना है, अर्पित, अर्पित बता बेटा, हेलोजन फैमिली का नाम बताना, कौन कौन से हेलोजन फैमिली में कौन कौन से तत्व है। लड़कों में और कौन जुड़ा हुआ है, अनुराग है, नहीं है, चल बता बेटा आरुषि, हेलोजन फैमिली बता।
अंजलि पवार। क्लोरीन, 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 ब्रोम, एक बच्चा बता। ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन, आयोडीन। चलो कोई आयोडीन। बात, चलो बता तो रहे थे, हो सकता है आप लोगों साउंड ना आ रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर देखो हेलोजन फैमिली बेटा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। याद रखना है हेलोजन फैमिली बार बार पूछूंगा, ये याद हो जाना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। एस्टेटीन भी होती है इसमें, है ना, लेकिन एस्टेटीन थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, इसलिए हम जल्दी से उसको हेलोजन फैमिली के साथ नहीं बोलते हैं, है ना। तो यहाँ देखो बेटा, अब ये जो क्या होगा, जो हेलोजन परिवार के तत्व होते हैं ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, किसकी तुलना में, कार्बन फैमिली की तुलना में। कार्बन का भी एक परिवार है, कौन सा है, कार्बन फैमिली। कितने लोगों को पता है कार्बन फैमिली का नाम पता है बेटा, कार्बन फैमिली कितने लोगों को पता है, कार्बन परिवार के तत्व कितने लोगों को मालूम है, कार्बन फैमिली तत्व कौन कौन से, प्रत्येक फैमिली का नाम बताना आप लोगों को, है ना। तो कार्बन फैमिली का नाम बता सकते हो, कोई बता सकते हो बेटा, कार्बन, उसके साथ और कौन है नीचे, अरे सिलिकॉन, ये क्या है, चलो कार्बन फैमिली मुझे बताना, और कौन है, सर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गुड, सर गैलियम तो नहीं, सर कार्बन भी। देखो कार्बन फैमिली में तो हम कार्बन तो आएगा आएगा। आज आप लोगों को क्या यस। करना है, देखो देखो बेटा, इसमें थोड़ी सी अभी मैं एक और चीज बता देता हूँ, इसको मैं बिठा देता हूँ पहले। देखो हमें कुछ चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमें याद करनी है, ठीक है। देखो एक तो बोरोन फैमिली देखना है, बोरोन परिवार के तत्व कौन से, ठीक है ना। उसके बाद कार्बन फैमिली कौन सी, नाइट्रोजन फैमिली कौन सी, ठीक है ना, ये सब इनके फैमिली है, कार्बन की फैमिली है, उनके तत्व ने, है ना। भले सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, बिना इनके हम केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं, है ना। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये देखो, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये फ्लोरीन फैमिली है, ठीक है ना। इनके जो पहले तत्व हैं उनकी याद, और उनके नीचे सारे तत्व लिखे हुए हैं, है ना, उनको याद करना है। और लास्ट में हमारे पास होता है जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप को हम कहते हैं शून्य के तत्व या अक्रिय समूह के तत्व, है ना, जो हीलियम परिवार भी कह सकते हैं इसको, हीलियम या नियोन, है ना, इस परिवार के तत्व। तो इनको सबको याद करना आप लोगों को, ठीक है ना। तो एक चीज और है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ी हमें, तो हम एक कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, यहां से जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती, विद्युत ऋणात्मकता हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। जब हम विद्युत ऋणात्मकता इधर से इधर की तरफ आते हैं बेटा, तो बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। तो यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कौन है ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है, और इसकी क्या है, कम, क्योंकि ये दोनों तो लगे हुए हैं, सी और एक्स लगा हुआ, सी और एक्स, एक्स का मतलब ये हेलोजन परिवार लगा है। तो जब हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है बेटा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, ये विद्युत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये तत्व क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। अब क्या हुआ, इस विद्युत ऋणात्मकता के होने से क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमारे पास जो सी एक्स बॉन्ड है, मैंने कहा ना ध्रुवीय गुण ज्यादा आ जाता है, एक यहाँ एच हो गया, एक एच यहाँ हो गया, एक एच यहाँ हो गया, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये ब्रोमीन है, तो ये ज्यादा ऋणात्मक है इसकी तुलना में। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं, ध्यान रखना, जो नकारात्मक लोग होते हैं, लोग को इसको इस याद रखने के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, वो दूसरे की चीज को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, उसको ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना,
जो अच्छे लोग होते हैं वो बोलते हैं चलो तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो नकारात्मक पर नेगेटिविटी, तो ये ज्यादा नकारात्मक है, नेगेटिव ज्यादा है। कौन? ब्रोमीन। ये क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन, जबकि इनके बीच साझा हुआ था कि हम दोनों को बीच में रखेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, तो उतना अधिकार इसका है उतना अधिकार इसका है, दोनों बीच में रखा, कोवैलेंसी है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी उतनी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उतनी होनी चाहिए, लेकिन इसने पहले तो साझेदारी कर ली, लेकिन बाद में क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नकारात्मक है, ये क्या कर देता है, ये चालाकी से कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमने वो कर लिया, और फिर क्या करता है, क्योंकि नेगेटिव होने के कारण ये थोड़ा सा अपनी तरफ उसको ज्यादा नजदीक खींच लेता है, रहता तो यही लेकिन अपनी तरफ खींच लेता है। देखो यहाँ से दूरी ज्यादा हो गई, यहाँ कम हो गई, और उस दूरी के यहाँ ज्यादा होने से क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर हो गए इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया, किसमें, कार्बन में, और क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें। तो ध्यान रखना बेटा, जो CX बॉन्ड है उसमें क्या आता है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिसक जाते हैं, ब्रोमीन की अपनी तरफ खींच लेता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण उसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इसमें क्या आ जाता है, पोल बन जाते हैं, दो पोल, एक धनात्मक पोल और एक ऋणात्मक पोल, ठीक है ना, ध्रुव, दो ध्रुव बन जाते हैं, दो ध्रुव बन गए, एक धनात्मक ध्रुव हो गया और एक ऋणात्मक ध्रुव हो गया। तो इसका कारण ये था कि जो यहाँ पर क्रियाशील, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि जो CX बॉन्ड है, यानी कि हम पूछा जाता है कि जो हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड्स है, एल्किल हैलाइड is more reactive than that of reactive, है ना, is more reactive, है ना, is more reactive, हम इतने कह सकते हैं, है ना, या एल्केन भी कह सकते हैं, हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। यहाँ पर एल्किल हैलाइड क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव है, और कारण क्या है, रीजन क्या है बेटा, उसका कारण क्या है, कारण क्या होता है, मैंने क्या कारण है इसका ज्यादा रिएक्टिव होने का, क्या बताया था, हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स का अधिक रिएक्टिव होने का कारण क्या था, अरे ऋणात्मक अधिक होता है। क्रियाशील। ये है CX बंध की ध्रुवीयता, CX बॉन्ड बंध की ध्रुवीयता, उसकी पोलरिटी, उस पोलरिटी के कारण ये ज्यादा रिएक्टिव है, और पोलरिटी का मतलब आप समझ गए क्यों इसमें पोलर हुआ, ठीक है ना। और यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, देखो हैलोजन परमाणु क्या होते हैं, कार्बन परमाणु की तुलना से अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेते हैं, और उसके कारण क्या होगा, हैलोजन परमाणु आंशिक रूप से क्या आ जाता है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, धनात्मक, ठीक है ना। और इसी के कारण क्या होगा, अधिक ऋणात्मक होने के कारण क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा बेटा, कैसे, यदि हम इसमें देखेंगे तो किस प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो ये कहता है कि जो हैलोजन फैमिली है, यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, तो जो हैलोजन परमाणु है आंशिक, जब इसमें क्या आ जाता है, थोड़ा ऋणात्मक चार्ज आ गया, ठीक है, ऋणात्मक का भी उपस्थित हो गया, है ना, के कारण क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक, देखो यहाँ पर ये दो शब्द आते हैं, एक आता है न्यूक्लियोफिलिक, क्या होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही, है ना, इसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के आक्रमण के कारण जो है, जो हैलाइड्स होंगे वो एक्स रूप में स्थित होते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक का मतलब यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस, ये देखो न्यूक्लियो को मतलब न्यूक्लियस को चाहने वाला, न्यूक्लियस को चाहने वाला, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको चाहने वाला कौन सा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ये मतलब हुआ इसका, है ना, न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा हमेशा, जो ये
ब्रोमीन है, हेलोजन है, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक के रूप में स्थित रहता है। ठीक है ना, इसमें क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। और इसके कारण क्या होता है, अधिक क्रियाशीलता दिखाता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम इसको समझा सकते हैं कि किस प्रकार से CX बॉन्ड है। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आई बात या नहीं है? ठीक है ना, जी सर। ये हो गया इसका CX बॉन्ड आबंध की प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी है, ये ध्रुवीयता गुण दिखाता है और जिसके कारण ये अधिक क्रियाशील होता है। क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है हेलो एल्केन की रासायनिक गुण। जो हेलो एल्केन्स हैं इनके हमें क्या देखने, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये कहता है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने बताया था, ये नाम से पता लगता है बेटा, ये जो शब्द होते हैं ना, लैटिन वर्ड्स होते हैं, न्यूक्लो है ना, और फिलिक, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक और सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ये प्रतिस्थापन होता है, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक देखो, न्यूक्लियो का शब्द का मतलब हो गया न्यूक्लियस से, और फिलिक माने उसको चाहने वाला, तो न्यूक्लियस को चाहने वाला हमेशा नेगेटिव चार्ज, याद रखना है इसको, ये बहुत ध्यान रखना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफिलिक कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको चाहने वाला क्या होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन जानते हैं आप लोग, प्रतिस्थापन जैसे माना RX है, ये RX है, और किसी ने अन्य तत्व ने Y तत्व आता है, तो ये क्या कर देते, इसको हटा करके अपने आप यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ कर देगा, है ना, तो ये प्रतिस्थापन कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, RY हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, X आ जाएगा, इसने इसको प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। अभी मैं बताऊंगा और रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है ना, ये तो एक उदाहरण के तौर पे लिया। तो देखो अब पहला नंबर है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। और यहाँ दो प्रकार का, देखो बेटा बहुत मजेदार है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया है ना। यहाँ पर दो प्रकार के प्रतिस्थापन होते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इसको SN1 और SN2। ये क्या हुआ, इसको कोई जानता है कि SN1 क्या हुआ और SN2 क्या हुआ, बताओ बेटा। SN1 एंड SN2, बताओ बेटा, SN1 एंड SN2। S का मतलब यहां पर है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा, प्रतिस्थापन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा N का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक, किसे बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक, है ना। S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, और N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक को हम न्यूक्लियोफिलिक ही कहते हैं, है ना, न्यूक्लियोफिलिक को हम न्यूक्लियोफिलिक, वैसे इसका मतलब होता है नाभिक स्नेही। देखो विज्ञान में अधिकांश शब्द में अंग्रेजी में पढ़ने पड़ते बेटा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक स्नेही। ठीक है ना, देखो प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक, और ये वन का मतलब क्या हुआ, ये होता है बेटा यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, इसका मतलब हो जाएगा एक आणुक, एक आणुक, एक आणुक। ठीक है ना, तो अब देखो प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही एक आणुक अभिक्रिया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो ये हुआ SN1 का मतलब, और SN2 का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन।
दो मॉलिक्यूल होंगे इसमें। तो यहाँ पर हमें दो चीजों को पढ़ना होगा, पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़नी होगी और इसमें दो प्रकार की कंडीशंस आती हैं, ठीक है ना। तो कैसे होगा, देखो जो हमारे पास आर एक्स है, जो हमारे पास क्या बेटा आर एक्स है, ये क्या करता है, ये रिएक्शन हमें मालूम, ये भी मालूम है कि इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है और इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, ये हमें अभी तक पता है ना, क्योंकि जब हमने आर एक्स बॉन्ड को पढ़ा तो सी एक्स बॉन्ड को पढ़ा तो इसमें ऐसी विशेषता थी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो होंगे और इस पर चार्ज होगा माइनस चार्ज, ठीक है ना, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये क्या कर देगा, इस एक्स को हटा देगा और अपने आप वहां जुड़ जाएगा, यानी कि बना देगा आर एन यू और प्लस क्या कर देगा, एक्स को बाहर कर देगा और ये बाहर निकाल देगा, एक्स दो इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकाल देगा, ठीक है ना बेटा। तो ये इस प्रकार से क्या कर लेता है, उसे बाहर निकाल देता है। तो ये क्या कर देगा, इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है ना। जो ये न्यूक्लियोफाइल था इसने इसको प्रतिस्थापित किया, इसलिए क्या गया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब ये तो सिंपल जनरल रिएक्शन है। अब चलते हैं हम किसकी, हेलो एल्केन्स की क्रियाशीलता के क्रम में देखते हैं, ठीक है ना। पहले हम इनकी थोड़ा क्रियाशीलता देखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या बेटा हेलो एल्केन्स हमारे पास बहुत सारे जो है एल्केन्स हैं वो बहुत सारे हैं। पहले यदि देखेंगे तो हमारे पास हेलो एल्केन आर एफ है, ये भी हेलो एल्केन्स है, आर सी एल है, आर बी आर है और आर एक्स आर आई है। इनमें देखो बेटा सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम आप लोग बता सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो। आर एफ होगा सर। आर एफ सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, है ना। और बच्चे बताओ बेटा, कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा यदि हम आर दिमाग आई हाँ, आर आई ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, देखो एक कह रहा आर एफ, एक कह रहा आर आई, अब इन दोनों में कौन सही होगा पता नहीं, इसका मतलब दोनों सही तो हो नहीं सकते, एक होगा इनमें से ना, तो कौन सही है कौन गलत है। क्यों बोला बेटा तुमने आर आई क्यों बोला, बंदना बता दो आर आई क्यों बताया, तुम्हें क्या लगा कि आर आई होना चाहिए और इनको क्यों लगा कि आर एफ होना चाहिए, बताओ। सर अब छोटा बंद बनाता है सर, तब प्रतिस्थापन हो जाएगा सर उसमें, छोटे बंद। छोटे में प्रतिस्थापन ज्यादा होता है, तुम बताओ बेटा बंदना क्यों तुमने आर आई बोला। एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, है ना, ऐसे याद में रहेगा। देखो जिन लोगों में दोस्ती ज्यादा रहती है उनका बॉन्ड बहुत छोटा रहता है, ठीक है ना, ये है ना दोस्ती माने, आप देखोगे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई बच्चा ऐसा है जो ज्यादा दोस्ती नहीं करता है, कम से दोस्ती करता है, उसको उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो छोटी होती है। तो बॉन्ड लेंथ छोटी होने का मतलब वो अन्यों से रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब अन्यों के साथ दोस्ती नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं समझते हैं, ऐसा समझते हैं। देखो ये आर एफ है, आर और एफ के बीच जो है बॉन्ड लेंथ कम होगी, कब क्यों होगी कम, उसका कारण है एफ को छोटा बॉन्ड छोटा आकार है और आर तो अपने एक ही साइज का सभी में, है ना, इनके जो बॉन्ड लेंथ होगी छोटी होगी यहाँ। दूसरा आरसीएल है, तो
आर यहाँ पर होगा और सीएल के बीच ये थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। तीसरा आर बी आर है, तो आर बी आर में क्या होगा, और बॉन्ड लेंथ और थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और चौथा यदि हम देखेंगे आर आई को देखेंगे तो उसकी लेंथ तो और ज्यादा होगी क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो ये आयोडीन है, तो इनमें बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती बेटा तो क्या हो जाता है, जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है तो क्या होता है, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, वो आसानी से टूटता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, आसानी से टूटता है, और जिनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है वो बहुत मुश्किल से टूटता है। और जब ये टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। ये आसानी से टूट गया, अच्छा इसने कहा ये मान लीजिए इसके साथ एक्स जुड़ा हुआ, उसने कहा चल भाई एक्स टूट जाएगा, और ये दूसरे के साथ आर किसी और के साथ रिएक्शन कर लेगा। जिनकी दोस्ती मजबूत होती है ना, ठीक है ना, यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ वो जल्दी से तीसरे से दोस्ती नहीं करता है, वो क्या करता है, दो ही से दोस्ती होती है ना एक दूसरे से। लेकिन जिससे माने कमजोर दोस्ती होती तो थोड़ी देर इसके साथ रह लिया, 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 वो कई साथ रहता है, जिसकी प्रबल दोस्ती नहीं होती। तो जिसमें क्या होगा, बॉन्ड मजबूत बॉन्डिंग होगी, वो जल्दी से दूसरे के साथ नहीं जाते, है ना, दोस्ती दूसरे के साथ नहीं कर लेते। लेकिन जहां पर कमजोर बॉन्डिंग होती है, वो थोड़ी देर इसके साथ दोस्ती, थोड़ी देर इसके साथ दोस्ती, वो रिएक्टिव ज्यादा होता है। यहाँ बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ यदि छोटी है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ छोटी है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है, तो रिएक्टिविटी कम होगी, क्रियाशीलता कम होगी, ध्यान रखना, क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी, ये टूटेगा नहीं इसी से। जो छोटी, यदि मान लीजिए इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है तो ये दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, ये तो जिसके साथ फिक्स हो रखा वही रहेगा, है ना, उसकी क्रियाशीलता कम होगी। लेकिन यदि बॉन्ड लेंथ बड़ी है बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ी है, तो ये क्या होगा, रिएक्टिव ज्यादा होगा, ये जल्दी से टूट जाएगा और कहीं से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि देखो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, आसानी से नहीं टूटने वाला, नहीं टूटेगा तो रिएक्शन कहां से करेगा, है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ी होगी, तो इसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो आर आई है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वो आसानी से टूट जाएगा, दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, फिर टूट जाएगा, फिर जुड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ आसानी से टूट जाती है। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और रिएक्टिव क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना, कमजोर भले हैं लेकिन रिएक्टिव ज्यादा है। तो इनमें यदि हम ऑर्डर देखते हैं बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, वो आर आई होता है, इज मोर रिएक्टिव देन आर बी आर, इज मोर रिएक्टिव देन आर सी एल, इज मोर रिएक्टिव देन आर एफ। सबसे कम रिएक्टिव होता है ये, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्रियाशील, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, आर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इनमें रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन माना जाता है, क्रियाशीलता कौन का क्रम सबसे ज्यादा क्रियाशील है आर आई, जो बंधन ने बताया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, गलतियां होती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो भी सही सोचने में थोड़ा सा, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो उससे और ज्यादा देर तक हमें याद रहता है ना, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बेटा, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वो आसानी से टूट जाते हैं। बल्कि एक चीज और है, बंध ऊर्जा, यहाँ पर बताना जरूरी है, बंध ऊर्जा या बंधन ऊर्जा किसकी अधिक है, सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा किसकी है, आर एफ की होगी सर। बंधन, बिल्कुल सबसे ज्यादा आर एन आर एफ की होगी, क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी की सबसे ज्यादा इसकी, लेकिन सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, इसकी। तो यहाँ पर पूछ सकता है क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, क्रियाशीलता का क्रम तो ये होगा आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर इज ग्रेटर देन आर सी एल इज ग्रेटर देन आर एफ, ऐसा होगा। लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी का क्रम होगा, बॉन्ड एनर्जी का क्रम क्या होगा,
ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? RF इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, RCl इज ग्रेटर देन, जस्ट अपोजिट देखो, RBr, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? RI की होगी, सबसे कम बंधन ऊर्जा इनकी, ठीक है ना। रिएक्टिविटी का क्रम, बंधन ऊर्जा का क्रम, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ का क्रम, बंध लंबाई किसकी ज्यादा है? बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ जिसको हम बोलते हैं, बंध लंबाई RI की सबसे ज्यादा। RI इज ग्रेटर देन RBr। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RCl एंड ग्रेटर देन RF, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इनकी क्रियाशीलता क्या है, इनकी बंधन ऊर्जा क्या है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, का क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। बंध लंबाई तो हम समझ सकते हैं भाई, इनके बीच की दूरी ज्यादा होगी तो लंबाई ज्यादा होनी है, इसके बीच की और कम होगी, इसके कम होगी, सबसे कम इसके बीच होगी। ऊर्जा क्या होगी भाई, इस बॉन्ड को तोड़ना कठिन होता है, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसको थोड़ा आसानी से तोड़ा, थोड़ा कम होगी, इसकी और कम हो जाएगी, सबसे कम इसकी होगी। ऐसी क्रियाशीलता, क्योंकि जिसकी बंधन ऊर्जा कम है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। तो इस टाइप से हम इनको समझ सकते हैं। ये तीनों प्रश्न इस प्रकार से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इनको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये था, अभी तो हम आधे पे चले इसके, है ना। अभी हम न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, प्रतिस्थापन पढ़ा, अभी हम रिएक्टिविटी को जान रहे हैं। लेकिन अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की अभिक्रिया को सॉल्व नहीं किया, है ना। वो हम कल बताएंगे आपको। SN1 और SN2 ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, कई बार, ठीक है ना। इसको मैं कल बताऊंगा आप लोगों को।